दोस्तों नमस्कार, लर्न फॉर सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विनोद। आज हम चर्चा कर रहे हैं डेरेन हार्डी की लिखी हुई बहुत ही पॉपुलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। डेरेन हार्डी के बारे में आपको बता दूं, ऑथर डेरेन हार्डी विश्व के जाने माने सेल्फ डेवलपमेंट कोच है। वे 25 सालों से भी ज्यादा इस क्षेत्र से जुड़े हैं। यह पुस्तक सफलता के बारे में है। इसमें बताया गया है कि सचमुच सफल होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी तरह की नई नई बुक्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना। डेरेन हार्डी कहते हैं, सफलता की कोई जादुई गोली, गोपनीय फॉर्मूला या तुरंत समाधान नहीं होता। आप हर दिन इंटरनेट पर 2 घंटे सर्फिंग करके साल भर में $2 लाख नहीं कमा सकते। आप एक क्रीम लगाकर अपनी उम्र से 20 साल छोटे नहीं दिख सकते। आप एक गोली लेकर अपने प्रेम जीवन को दोबारा आदर्श नहीं बना सकते। आप फटाफट अमीर बनने वाले किसी चतुर चालाक योजना से स्थायी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति का लाभ कैसे ले सकते हैं। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमेशा आपके जीवन को चलाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ लेकर आप सचमुच अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं। सारे अनावश्यक शोर शराबे और कोलाहल को हटाने के बाद जो बचता है वह सचमुच ही मायने रखता है और यह पुस्तक इसी बारे में है। क्या सचमुच कारगर है? कौन सी आधा दर्जन बुनियादी बातें हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करने और महारत हासिल करने से वह ऑपरेटिंग सिस्टम आदर्श तरीके से काम करता है, जिससे आप अपने मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और मनचाहे जीवन को भी। इस पुस्तक में वे आधा दर्जन बुनियादी बातें बताई गई हैं जिनसे कंपाउंड इफेक्ट नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। कंक्लूजन यह है कि आपको सफल होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन्हें आप पहले से ही जानते हैं। आपको कोई भी नई चीज सीखने या जानने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सिर्फ ज्यादा जानकारी की ही जरूरत होती तो इंटरनेट कनेक्शन वाला हर व्यक्ति आज महल में राज करता, उसके फौलादी ऐप्स होते और वह बहुत ही सुखी होता। आपको नई जानकारी की जरूरत नहीं है। आपको तो नई कार्य योजना की जरूरत है। आपको नए वर्क प्लान की जरूरत है। आपको नए व्यवहार और आदतें डालने की जरूरत है जो आपको असफलता से दूर और सफलता के करीब ले जाएं। ऐसी आदतें डालने की आपको जरूरत है। तो अपना अध्याय 1 शुरू करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट की कार्यविधि। आपने यह कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अर्थात धीमा और निरंतर दौड़ जीत जाता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी भी सुनी होगी। देवियों और सज्जनों, मैं कछुआ हूँ। अगर आप मुझे पर्याप्त समय दें तो मैं किसी भी प्रतिस्पर्धा में किसी को भी हर बार हरा दूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या सबसे चतुर या तेज हूँ। मैं अपनी सकारात्मक आदतों की वजह से जीतूंगा, जिनका इस्तेमाल मैं लगातार हर समय करता हूँ। मैं निरंतरता में जितना विश्वास करता हूँ उतना संसार में कोई दूसरा नहीं करता होगा। यह असफल लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को, किसी चीज को कंटिन्यू करना, कायम रखने का तरीका नहीं जानते। मुझे इस बात के लिए अपने डैडी को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल वही कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति सिखाने वाले मेरे पहले कोच थे। डेरेन हार्डी कहते हैं, जब मैं 18 महीने का था तो मेरे माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद डैडी ने अकेले ही मुझे पाला। वे नरम या लाड़ प्यार करने वाले पिता नहीं थे। वे भूतपूर्व यूनिवर्सिटी फुटबॉल कोच थे और उन्होंने मेरी मेंटेलिटी अचीवमेंट पर केंद्रित कर दी। मेरी मानसिकता बचपन से ही उपलब्धियों पर केंद्रित कर दी। डैडी की वजह से मैं हर सुबह 6 बजे जाग जाता था। कंधे पर प्रेमपूर्ण थपकी से नहीं, अलार्म की आवाज से भी नहीं, बल्कि मैं तो हर सुबह अपने बेडरूम के पास बने गैराज में कंक्रीट की फर्श पर लोहे की आवाजों से जागता था। ये आवाजें इतनी तेज होती थी मानो मैं किसी कंस्ट्रक्शन एरिया से 12 फुट दूर सो रहा हूँ। उन्होंने गैराज की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नो पेन नो गेन। इसका मतलब है कोई कष्ट नहीं तो कोई लाभ भी नहीं। डैडी का बेसिक फिलोसफी यह थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्मार्ट हो या नहीं। अनुभव, योग्यता, बुद्धिमत्ता या आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में तुम में जो भी कमी हो, तुम कड़ी मेहनत से उसकी भरपाई कर सकते हो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा गुणी या ज्यादा अनुभवी है तो तुम्हें उससे बस 3-4 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, फिर तुम उसे हरा सकते हो। चुनौती चाहे कोई भी हो, उन्होंने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत से मैं अपनी हर कमी की भरपाई कर सकता हूँ। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो ज्यादा कड़ी मेहनत करो, ज्यादा स्मार्ट तरीके से मेहनत करो। वो जो कहते थे वह करते भी थे। डैडी फुटबॉल के कोच के बाद टॉप सेल्स पर्सन बने। इसके बाद अंततः उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। यह पुस्तक मेरी सफलता के असली रहस्य को उजागर करती है।
मैं कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत में सचमुच विश्वास करता हूँ, क्योंकि डैडी की मेहरबानी से मैं हर दिन इस पर अमल करता था और आज नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मैं कोशिश करने पर भी इसे छोड़कर किसी दूसरी तरह जी ही नहीं सकता। आपने कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत के पुरस्कारों का अनुभव नहीं किया है। कंपाउंड इफेक्ट यानी संचयी परिणाम छोटे छोटे स्मार्ट चयनों की श्रृंखला से बहुत बड़े पुरस्कार हासिल करने का सिद्धांत है। हालांकि परिणाम बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जिस पल आप कदम उठाते हैं वह कदम मुश्किल नहीं लगता। आप इस रणनीति का इस्तेमाल चाहे अपनी सेहत सुधारने के लिए कर रहे हो, या संबंध सुधारने के लिए कर रहे हो, या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कर रहे हो, ये परिवर्तन इतने छोटे होते हैं कि मुश्किल से दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की सरलता की वजह से फिसल जाते हैं। मिसाल के तौर पर 8 दिन दौड़ने के बाद भी उनका वजन कम नहीं होता, या वे कुछ साल बाद अपने रिटायरमेंट अकाउंट में योगदान करना छोड़ देते हैं क्योंकि वे नगद पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी ज्यादा बड़ी रकम नहीं दिख रही है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि ये छोटे छोटे और महत्वहीन दिखने वाले कदम आगे चलकर एक महत्वपूर्ण फर्क उत्पन्न कर देंगे, बशर्ते उन्हें लंबे समय तक लगातार उठाया जाए। आइए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। डेरेन हार्डी ने जादुई पेनी का उदाहरण दिया है। अगर आपके सामने यह विकल्प रखा जाए कि आप इसी पल $3 मिलियन नगद लेना चाहेंगे या फिर एक अकेली पेनी लेना चाहेंगे जिसका मूल्य 31 दिनों तक हर दिन 2 गुना होता रहे, तो आप किसे चुनेंगे? मान लेते हैं आप नकदी वाला विकल्प चुनते हैं और आपका दोस्त पेनी वाला विकल्प चुनता है। 5वें दिन आपके मित्र के पास 16 सेंट हैं और आपके पास $3 मिलियन हैं। 10वें दिन उसके पास केवल $5.12 हैं और आपके पास बहुत बड़ी धनराशि है। आपको क्या लगता है, आपका मित्र अपने निर्णय के बारे में कैसा महसूस कर रहा होगा? आप अपने मिलियनों डॉलर खर्च कर रहे हैं और आप अपने चुने हुए विकल्प पर बहुत खुश हैं। 20 दिन गुजर जाते हैं और केवल 11 दिन बचे हैं, लेकिन पेनी का विकल्प चुनने वाले के पास अब भी सिर्फ $5,243 है। वह इस पॉइंट पर कैसा महसूस कर रहा होगा? उसके सारे त्याग और सकारात्मक व्यवहार के बावजूद उसके पास केवल $5,000 है। दूसरी तरफ आपके पास $3 मिलियन है। फिर कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का अदृश्य जादू नजर आने लगता है। हर दिन उसी छोटे गणितीय विकास से चक्रवृद्धि होती पेनी 31वें दिन $1,73,418.24 बन जाती है, जो आपके $3 मिलियन से 3 गुनी से भी ज्यादा धनराशि है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि निरंतरता को लंबे समय तक कायम रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू यह है कि हमें कुछ समय तक कार्यकुशलता और निरंतरता से मेहनत करनी होती है, तभी हमें पुरस्कार दिखाई देते हैं। सफलता का रहस्य है कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतें। असली और स्थायी सफलता पाने के लिए काम करना पड़ता है और लंबे समय तक करना पड़ता है। मैं यह चाहता हूं कि आप अपने दिल के अंदर यह जान लें कि सफलता का इकलौता मार्ग रोजमर्रा के सामान्य, रोमांचहीन और कई बार मुश्किल डेली अनुशासन है, जो समय के साथ संयुक्त या संचित होते जाते हैं। यह भी जान लें कि आप अपने मनचाहे परिणाम, मनचाहा जीवन और सपनों की लाइफस्टाइल पा सकते हैं, बशर्ते आप कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत की शक्ति का लाभ लें। अध्याय 2। डेरेन हार्डी कहते हैं, हम सभी इस संसार में एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञानी। इस भव्य प्रवेश के बाद हमारा जीवन अंत में जो होता है वह उन विकल्पों का संचयी परिणाम होता है जिन्हें हमने चुना था। हमारे चयन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या हमारे सबसे बुरे शत्रु हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या फिर हमें उससे दूर, बहुत दूर ले जाते हैं। इसके बारे में सोचें। आपके जीवन में हर चीज आज इसलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का विकल्प चुना था। चयन आपके हर परिणाम का मूल कारण है। हर चयन से एक व्यवहार शुरू होता है जो समय के साथ आदत में बदल जाता है। खराब चयन करेंगे तो अंत में आप दोबारा शून्य पर पहुंच जाएंगे और नए, अक्सर ज्यादा मुश्किल चयन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर आप चयन नहीं करते हैं तब भी आप दरअसल आपके रास्ते में आने वाली चीजों को निष्क्रियता से ग्रहण करने का चयन कर रहे हैं। अर्थात अगर आप कोई चयन नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर चीज को जो है निष्क्रियता, इनएक्टिविटी से ग्रहण करने का, यानी कुछ भी हो रहा है तो होने दो, ये चयन कर रहे हैं। सारांश में मैं कहना चाहूँगा, पहले आप चयन करते हैं और फिर आपके चयन आपके जीवन को अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर निर्णय, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों न हो,
आपके जीवन की दिशा को बदलता है। कॉलेज जाएं या नहीं जाएं, आप किससे शादी करें, कार चलाने से पहले वो आखिरी पैक पिएं या न पिएं, गपशप में शामिल हों या चुप रहें, एक और प्रोस्पेक्ट को फ़ोन करें या दिन को यहीं ख़त्म करें, आई लव यू कहें या इस पल को गुजर जाने दें। हर चयन आपके जीवन के संचयी परिणाम को प्रभावित करता है। यह अध्याय आपको उन चयनों के बारे में जागरूक बनाएगा और उन्हें करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपके जीवन के विस्तार का समर्थन करते हैं। जटिल लगता है, लेकिन आप इसकी सरलता से हैरान रह जाएंगे। आपके बाद आपके 99% चयन अचेतन नहीं होंगे, नहीं, आपकी ज़्यादातर दिनचर्या और परंपराएं आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से तय होंगी। आप खुद से पूछेंगे और जवाब दे पाएंगे, मेरे कितने व्यवहार ऐसे हैं जिन पर मैंने वोट नहीं दिया है, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ जिसे करने का मैंने निर्णय नहीं लिया है और फिर भी मैं उसे हर दिन कर रहा हूँ। आगे डेरेन हार्डी कहते हैं, क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? नहीं ना। मच्छर के बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन की छोटी छोटी चीजें आपको काटती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। कभी कभार हम देखते हैं कि बड़ी गलतियां एक पल में किसी करियर या प्रतिष्ठा को तबाह कर सकती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो बार बार के छोटे छोटे और महत्वहीन दिखने वाले चयन गंभीर चिंता का विषय हैं। मैं उन निर्णयों की बात कर रहा हूं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी गलतफहमी में न रहें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अवश्यंभावी रूप से और भविष्य सूचक ढंग से आपकी सफलता की गाड़ी को पटरी से उतार देती हैं। मिसाल के तौर पर आप एक सोडा और पोटैटो चिप्स का पैकेट लेते हैं और चिप्स का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद आपको अचानक एहसास होता है कि आपने ये क्या कर दिया। आपने तो स्वास्थ्यवर्धक भोजन का दिन बर्बाद कर दिया और आपको तो भूख भी नहीं लग रही थी। आप थोड़ी देर मन बहलाने के लिए बैठते हैं और बेकार का टीवी देखने में 2 घंटे गवा देते हैं। अच्छा, बेकार का टीवी नहीं, आइए हम आपको थोड़ा क्रेडिट देते हैं और इसे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्री मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ध्यान आता है कि इस दौरान आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले थे। आप बिना किसी अच्छे कारण के किसी प्रिय व्यक्ति से झूठ बोल देते हैं, जबकि सच बोलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आखिर हो क्या जाता है? पूरे साल धन्यवाद की परंपरा। डेरेन हार्डी कहते हैं, दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना हमेशा आसान होता है ना? मैं अपने खड़ूस बॉस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अगर वह चुगलखोर सहकर्मी नहीं होता तो मुझे वह प्रमोशन मिल जाता। मैं हमेशा बुरे मूड में रहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे गुस्से से पागल कर देते हैं। दूसरों की ओर उंगली उठाने के मामले में हम खास तौर पर प्रतिभाशाली होते हैं, यानी टैलेंटेड होते हैं। दूसरों की तरफ उंगलियां जल्दी उठाई जाती हैं। जब रोमांटिक संबंधों की बात आती है, आप हमेशा यह मानते हैं कि आप पूरी तरह से सही हैं और बदलने की ज़रूरत सिर्फ सामने वाले को है। डेरेन हार्डी एक किस्सा सुनाते हैं। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त अपनी पत्नी के बारे में शिकायतें कर रहा था। मेरे हिसाब से वह शानदार महिला थी और मेरा दोस्त खुशकिस्मत था जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। मैंने दोस्त को यह बात बता दी, लेकिन इसके बावजूद वह लगातार बोलता रहा कि उसकी पत्नी किस तरह उसके दुख के लिए जिम्मेदार थी। तब मैंने उसे एक अनुभव बताने का निर्णय लिया जिसने मेरे वैवाहिक जीवन को सचमुच बदल दिया था। एक बार थैंक्स गिविंग वाले दिन मैंने अपनी पत्नी के लिए थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। पूरे साल तक हर दिन मैंने उसमें कम से कम एक चीज लिखी जिसके लिए मैं उसकी प्रशंसा करता था। जिस तरह वह अपनी सहेलियों के साथ व्यवहार करती थी, जिस तरह वह हमारे कुत्तों की परवाह करती थी, जिस तरह वह हर रात अच्छे से बिस्तर तैयार करती थी, जिस तरह वह स्वादिष्ट भोजन बनाती थी, या जिस सुंदर तरीके से उसने उस दिन बाल संवारे थे। जो भी हो, मैंने अपनी पत्नी में ऐसी चीज़ों की तलाश की जिनसे मैं प्रभावित था या जिनसे ऐसे गुण, विशेषताएं या योग्यताएं प्रकट होती थी जिनकी मैं प्रशंसा और कद्र करता था। मैं पूरे साल गोपनीय तरीके से उन सभी को लिखता रहा। उस साल के अंत तक मेरा पूरा जर्नल भर गया था। जब मैंने अगले थैंक्स गिविंग पर उसे यह जर्नल तोहफे में दिया तो वह खुशी के मारे रोने लगी। उसने कहा कि यह वह सबसे अच्छा उपहार है जो उसे कभी मिला था, उस BMW से भी ज़्यादा अच्छा जो मैंने उसके जन्मदिन पर उसे दी थी। मज़ेदार बात यह है कि इस उपहार से जिस व्यक्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वह मैं था। जर्नल लिखने के इस काम ने मुझे अपनी पत्नी के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर दिया। मैं चेतन रूप से उन सभी चीज़ों की तलाश करने लगा जो वह सही कर रही थी, और इस हृदय से महसूस की गई एकाग्रता से उस हर चीज़ को ढक लिया जिनकी मैं शिकायत कर सकता था। अगर मैं जर्नल नहीं लिखता, मैं एक बार फिर उससे गहरा प्रेम करने लगा, शायद पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि
मैं उसके ज़्यादा स्पष्ट गुणों के बजाय उसके स्वभाव और व्यवहार की सूक्ष्म उत्कृष्टताओं को देख रहा था। मैंने हर दिन अपने दिल और आंखों से उसकी प्रशंसा करने, उसके प्रति कृतज्ञ होने और उसमें सर्वश्रेष्ठ खोजने का इरादा रखा। इससे उसके साथ मेरा व्यवहार बदल गया और जाहिर है इससे उसने अलग तरीके से मुझ पर प्रतिक्रिया की। जल्दी ही मुझे अपने थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें मिलने लगी। मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ था, इसके सारे कारणों को लिखने में मैंने हर दिन लगभग 5 मिनट लगाए थे। लेकिन इस छोटे से काम का चयन करने का परिणाम यह हुआ कि वह साल हमारे वैवाहिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक बन गया और तब से यह बेहतर होता चला गया है। मेरा अनुभव सुनने के बाद मेरे दोस्त ने भी अपनी पत्नी पर केंद्रित थैंक्स गिविंग जर्नल लिखने का निर्णय लिया। कुछ ही महीनों में उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह बदल गया। पत्नी के सकारात्मक गुणों की तलाश करने और उन पर ध्यान केंद्रित करने का चयन करने का नतीजा यह हुआ कि उसके बारे में दोस्त का दृष्टिकोण बदल गया, जिससे उसके प्रति दोस्त का व्यवहार भी बदल गया। परिणाम यह हुआ कि पत्नी की प्रतिक्रिया के चयन भी बदल गए। चक्र चलता रहा या हमें कहना चाहिए कि चक्रवृद्धि होता रहा। 100% हम सभी सेल्फ मेड यानी स्वनिर्मित हैं, लेकिन सिर्फ सफल लोग ही इसका श्रेय लेते हैं। मैं 18 साल का था जब मैंने एक सेमिनार में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का विचार सुना। इस अवधारणा ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया। अगर आप बाकी की पुस्तक फेंककर केवल इस एक अवधारणा का अभ्यास कर ले, तब भी 2-3 साल में आपका जीवन इतना बदल जाएगा कि आपके परिवार वालों और मित्रों को आपके पुराने स्वरूप को याद करने में मुश्किल आएगी। जिस सेमिनार में मैं 18 साल की उम्र में गया था, उसमें वक्ता ने पूछा, किसी संबंध को कारगर बनाने में कितने प्रतिशत जिम्मेदारी आपकी होती है? मैं किशोर था, इसलिए मैं प्रेम के मामले में मैं सब कुछ जानता था। जाहिर है मेरे पास सारे जवाब थे, या कम से कम उस वक्त मैं ऐसा समझता था। मैं चिल्लाकर बोला 50-50। यह बहुत स्पष्ट था, दोनों ही लोगों को बराबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना संबंध को नुकसान होगा। 51-49 किसी दूसरे ने चिल्लाकर कहा और यह तर्क दिया कि आपको सामने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आत्मत्याग और उदारता संबंध की नींव नहीं है? एक और ने कहा 80-20। प्रशिक्षक व्हाइट बोर्ड की ओर मुड़ा और वहां उसने बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा 100-0। आपको 100% देना होता है और बदले में कोई चीज पाने की शून्य अपेक्षा रखनी होती है। उसने कहा, जब आप संबंध को कारगर बनाने की 100% जिम्मेदारी लेने के इच्छुक होंगे, सिर्फ तभी संबंध सफल हो पाएगा, वरना संयोग के भरोसे छोड़ा गया संबंध कभी भी कमजोर पड़ सकता है। वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने जल्द ही समझ लिया कि यह अवधारणा मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का किस तरह कायाकल्प कर सकती है। अगर मैं अपने हर अनुभव की 100% जिम्मेदारी लूं, अपने सारे चयनों और परिस्थितियों पर अपनी सारी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लूं, तो इसका मतलब है कि शक्ति मेरे पास है। इसका मतलब है हर चीज मुझ पर निर्भर करती है। मैंने जो किया, मैंने जो नहीं किया, या मेरे साथ होने वाली चीजों पर मैंने कैसी प्रतिक्रिया की, हर चीज के लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार था। डेरेन हार्डी कहते हैं, आप जो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए आप अकेले जिम्मेदार हैं। आपके साथ जो किया जाता है, उस पर आप जो रिएक्ट करते हैं या जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसके लिए भी आप ही अकेले जिम्मेदार हैं। इस सशक्त करने वाली मानसिकता ने मेरे जीवन में क्रांति कर ली। इसका मतलब यह था कि भाग्य, परिस्थितियां या सही स्थिति महत्वपूर्ण नहीं थी। जो कुछ होता था या नहीं होता था, उसके लिए मैं जिम्मेदार था। यानी भविष्य में क्या होगा, यह भी मुझ पर निर्भर करता था। इसके बाद मैं उड़ने के लिए स्वतंत्र महसूस करने लगा। चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, चाहे अर्थव्यवस्था कितनी भी बुरी तरह गिरे, या कोई दूसरा चाहे जो करे या नहीं करे, इसके बावजूद मेरा खुद पर 100% नियंत्रण था। इस तरह मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य का शिकार होने से आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। यह चयन करके मैंने जैकपॉट जीत लिया, क्योंकि इसके बाद मेरे पास अपने भाग्य को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति थी। भाग्यशाली बनना, शायद आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं। यह दरअसल बहाना है। आप बेहद अमीर, खुश और स्वस्थ बनते हैं, या फिर दिवालिया, डिप्रेशन के शिकार या अस्वस्थ होते हैं। इन दोनों के बीच एकमात्र फर्क वे चयन है, वे सिलेक्शन है जो आप खुद करते हैं। किसी दूसरी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जहां तक भाग्य की बात है, हम सभी भाग्यशाली हैं। अगर आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं और आपकी फ्रिज में थोड़ा भोजन है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हर एक के पास भाग्यशाली होने का अवसर होता है, क्योंकि स्वास्थ्य और जीवन यापन की बुनियादी चीजें होने के बाद भाग्य का मतलब चयनों की श्रृंखला है। मैंने एक बार रिचर्ड ब्रांसन से पूछा था
क्या उन्हें ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने उनकी सफलता में भूमिका निभाई हो? इस पर उनका जवाब था, हाँ जाहिर है हम सभी भाग्यशाली हैं। यदि आप एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं तो आप भाग्यशाली हैं, चाहे आप इस बात को पहचान पाएं या नहीं। भाग्य हर दिन हमारी मदद करता है, हमारे साथ हर समय भाग्यशाली चीजें होती रहती हैं। मैं किसी दूसरे से ज्यादा या कम भाग्यशाली नहीं रहा हूँ। फर्क यह है, जब भाग्य मेरी मदद करने के लिए मेरे सामने आया तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। वाह, बुद्धिमत्तापूर्ण कथन। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से हम जो पुरानी सूक्ति अक्सर सुनते हैं वही पर्याप्त नहीं है। भाग्य तब होता है जब अवसर और तैयारी का मिलन होता है। मेरा मानना है कि भाग्य के दो महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं। भाग्यशाली बनने का पूर्ण फॉर्मूला डेरेन हार्डी कहते हैं, तैयारी या व्यक्तिगत विकास प्लस नजरिया यानी विश्वास और मानसिकता प्लस अवसर, आपके सामने कोई अच्छी चीज आना, और उसके बाद कार्य, इसके बारे में कुछ करना। इन सबको मिलाकर बनता है भाग्य। तैयारी, जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं और अपनी योग्यताओं, ज्ञान, विशेषता, संबंध व संसाधनों पर बढ़ाने पर केंद्रित करते हैं, अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बड़े अवसरों के सामने आने पर उनका लाभ लेने की सुखद स्थिति में होता है। जब भाग्य चमकता है तब आप बियॉन्स जैसे हो सकते हैं, जिन्होंने यह मशहूर बात कही थी, मैं जुआ खेलना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोई चीज है जिस पर मैं दांव लगाना चाहती हूँ तो वो मैं खुद पर दांव लगाना चाहूंगी। नजरिया, यहीं पर भाग्य ज्यादातर लोगों की पकड़ से दूर हो जाता है। हालांकि सर रिचर्ड की बात अपनी जगह सही है कि भाग्य हर दिन मदद करने के लिए हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपका नजरिया क्या है। मुद्दे की बात यह है कि आप स्थितियों, बातचीतों और परिस्थितियों को भाग्यशाली मानते हैं या नहीं। आप जिसकी तलाश नहीं कर रहे हैं उसे देख नहीं सकते, और जिसमें विश्वास नहीं कर सकते उसकी तलाश नहीं कर सकते। अगला है अवसर। आप अपना भाग्य खुद बनाना संभव है, लेकिन जिस भाग्य की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसकी योजना नहीं बनाई जाती है, या यह उम्मीद से ज्यादा जल्दी या अलग तरीके से प्रकट होता है। फॉर्मूले की इस अवस्था में भाग्य को विवश नहीं किया जाता है, यह स्वाभाविक घटना है और यह अक्सर अपनी मर्जी से सामने आता है। कार्य, भाग्य को जो आपके सामने कोई भी लाया हो, ब्रह्मांड, ईश्वर, भाग्यशाली ताबीज, या आप जिस भी चीज के साथ अपने सौभाग्य को जोड़ते हो, इस पर काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। यही रिचर्ड ब्रांसन को जोसेफ वेलिंगटन से अलग करता है। जोसेफ कौन? बिल्कुल, आपने जोसेफ वेलिंगटन के बारे में कभी नहीं सुना। इसलिए नहीं सुना क्योंकि उसने कभी अपने सामने आने वाली भाग्यशाली चीजों पर काम नहीं किया। तो अब इस बात पर रोना छोड़ दें कि आपको कैसे पत्ते दिए गए, या आपने कितनी बड़ी हारों को झेला, या आपके सामने कितनी विकट परिस्थितियां आई। असंख्य लोगों के सामने आपसे ज्यादा गंभीर समस्याएं और ज्यादा बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ज्यादा अमीर और ज्यादा संतुष्ट हैं। भाग्य सबको समान अवसर देता है, भाग्य सब पर चमकता है, लेकिन आपके सिर पर छाता लगाने के बजाय अपना चेहरा आसमान की ओर उठाना होता है। कर्म तो आपको ही करना होगा और आप इससे किसी तरह भी नहीं बच सकते। आपका रहस्यमय हथियार, आपका स्कोर कार्ड। अब मैं आपको एक बेहतरीन रणनीति बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल मैंने अपने व्यक्तिगत विकास में किया है। यह रणनीति मेरे दिन भर के चयनों को नियंत्रित करने में मेरी मदद करती है, जिससे बाकी चीजें सही जगह पर आ जाती हैं। इनकी वजह से ऐसे व्यवहार और कार्य होते हैं जो मेरी आदतों को कर्तव्यनिष्ठ और वफादार सैनिकों की तरह एक कतार में खड़े कर देते हैं। डेरेन हार्डी कहते हैं, इसी वक्त अपने जीवन का एक क्षेत्र चुन लें जिनमें आप सबसे ज्यादा सफल होना चाहते हैं। क्या आप बैंक में ज्यादा पैसे चाहते हैं, ज्यादा पतली कमर, अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ बेहतर संबंध? यह चित्र देखें कि आप इस समय कहाँ हैं, फिर वह चित्र देखें जहां आप भविष्य में पहुंचना चाहते हैं। ज्यादा अमीर, ज्यादा खुश, जो भी हो, जागरूकता ही परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। आप आज जहां हैं, अगर आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो उन चयनों के बारे में जानना होगा जो आपको मनचाही मंजिल से दूर ले जाते हैं। आज आप जो भी चयन करें बहुत सचेत होकर करें, ताकि आप आगे चलकर ज्यादा स्मार्ट चयन कर सकें। जादू काम की जटिलता में नहीं है, जादू तो सरल चीजों को बार बार करने और पर्याप्त लंबे समय तक करने में है, ताकि कंपाउंड इफेक्ट का चमत्कार प्रेरित हो जाए। इसलिए उन सरल चीजों को नजरअंदाज नहीं करें जिनसे आपके जीवन में बड़ी चीजें संभव होती हैं। सफल लोगों और असफल लोगों के बीच में सबसे बड़ा फर्क यह है कि सफल लोग वह करने के इच्छुक होते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। यह बात याद रखें, क्योंकि जब भी आपका सामना किसी मुश्किल, नीरस या कठोर से सिलेक्शन से होगा, तो यही बात जीवन में कई बार आपके काम आएगी। पैसे का जाल। मैंने निगरानी की शक्ति को मुश्किल तरीके से सीखा जब मैंने पैसों के मामले में मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। 25 साल से कम उम्र में मैं रियल एस्टेट बेचकर अनाप शनाप कमाई कर रहा था। उस वक्त मैं अपने अकाउंटेंट से मिला। उसने कहा, आप पर तो $1 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया है।
क्या? मैंने कहा लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। उसने पूछा क्यों नहीं है? आपने इससे कई गुना कमाया है, निश्चित रूप से आपने आमदनी पर लगने वाले टैक्स को तो अलग ही रखा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं रखा। उसने पूछा पैसा कहाँ गया? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। यह पूरी तरह सच था, वाकई पैसा मेरे हाथ से पानी की तरह फिसल गया था और मैंने गौर भी नहीं किया था। फिर मेरे अकाउंटेंट ने मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया। उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, बेटा तुम्हें होश में आना चाहिए। मैंने यह सैकड़ों बार होते देखा है। तुम किसी मूर्ख शराबी की तरह पैसे खर्च कर रहे हो और तुम तो यह भी नहीं जानते कि पैसे कहाँ गए। यह मूर्खतापूर्ण है, इसे बंद कर दो। अब तुम बहुत मुश्किल में हो। पुराने टैक्स को चुकाने के लिए तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने होंगे, लेकिन जब तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम पर उतना ही ज्यादा नया टैक्स लगेगा। अगर तुम इसी डर्रे पर चलते रहे तो तुम अपने पर्स से अपनी वित्तीय कब्र खोद दोगे। मुझे तुरंत संदेश मिल गया। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे यह करने को कहा, जेब में एक छोटा नोटपैड रखो और 30 दिनों तक खर्च होने वाले हर सेंट का हिसाब लिखो, चाहे मैंने $1000 में नया सूट लिया हो या 50 सेंट में टायर में हवा भराई हो। मुझे उसे नोटपैड पर लिखना था। इससे मैं अपने कई अचेतन चयनों के बारे में तुरंत जागरूक हो गया, जिनकी वजह से पैसा मेरी जेब से बाहर रिस रहा था। क्योंकि मुझे हर चीज़ को लिखना था, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें तो आलस के कारण नहीं खरीदी, ताकि मुझे नोटपैड बाहर निकालकर इसमें कुछ लिखना नहीं पड़े। लगातार 30 दिनों तक मनी लॉग रखने का परिणाम सुखद था। मेरी नई जागरूकता मजबूत हो गई और खर्च संबंधी चयनों व अनुशासनों का एक बिल्कुल नया समूह उत्पन्न हुआ। और चूंकि जागरूकता और सकारात्मक व्यवसाय चक्रवृद्धि होते हैं, इसलिए मैं आमतौर पर पैसे के साथ ज़्यादा प्रोएक्टिव होने लगा। जैसे रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बचत करने लगा। जहां स्पष्ट रूप से पैसा बर्बाद हो रहा था, वहां बचत करने के क्षेत्र खोजने लगा और प्ले मनी का ज़्यादा आनंद लेने लगा। जब मैं मनोरंजन पर पैसे खर्च करने की सोचता था तो काफ़ी समय ठहरने के बाद ही ऐसा करता था। निगरानी के इस अभ्यास का क्या परिणाम हुआ? इसने इस बारे में मेरी जागरूकता बदल दी कि मेरे पैसे से मेरा कैसा संबंध था। इसने दरअसल इतनी अच्छी तरह काम किया कि मैंने इसी अभ्यास का इस्तेमाल कई बार दूसरे व्यवहारों को बदलने के लिए भी किया है। जो भी चीज़ मुझे परेशान करती है, उसके कायाकल्प का मेरे पास एक ही सूत्र है, निगरानी। इतने वर्षों से मैंने इस बात की निगरानी की है कि मैं क्या खाता पीता हूँ, कितना व्यायाम करता हूँ, किसी योग्यता को बेहतर बनाने में कितना समय लगाता हूँ, कितनी सेल्स कॉल करता हूँ। मैंने तो परिवार, मित्रों या मेरे जीवन साथी को अपने संबंधों को बेहतर बनाने के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया है। परिणाम उतने ही गहन रहे हैं जितने कि पैसे की निगरानी के समय मिले थे।